हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग अभी तक क्या कि विटामिन बी के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन बी के बारे में पढ़ा और B2 पढ़ा। ठीक है, B2 क्या होता है, इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन। किस नाम से, राइबोफ्लेविन। ठीक, उसके बाद क्या है, ये जो है बी को किस नाम से जानते हैं, थायमीन। क्या है, थायमीन। तो B2, उसके बाद हमने क्या देखा, B3 के बारे में। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं, नियासिन। नियासिन। फिर B2, B3, उसके बाद क्या है कि B5 के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, B5 को पेंटाथॉनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, विटामिन बी के बारे में पढ़ा जिसका रासायनिक नाम थायमीन था। फिर B2 के बारे में पढ़ा जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। फिर उसके बाद B3 के बारे में पढ़ा जिसको बोलते हैं नियासिन, निकोटिनामाइन, ये सब बोलते हैं। और फिर B5 के बारे में पढ़ा जिसको बोलते हैं पेंटाथॉनिक एसिड। तो ये चीज़ हो गई। आज हम लोगों को पढ़ना है B6 के बारे में। तो ये क्या है, एक ट्रिक हम आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। कि इसके पहले ये हम B6 पूरा B6 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर B7 पढ़ेंगे, B9, B12, ये इतना पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस ट्रिक को बताएंगे जिससे आप लोगों को रासायनिक नाम जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो हमने B5 के बारे में क्या पढ़ा था कि इसको किस नाम से जानते हैं, पेंटाथॉनिक एसिड। क्या, पेंटाथॉनिक एसिड। ठीक, क्या नाम थे, इसको जानते हैं पेंटाथॉनिक एसिड। ठीक, ये किससे लिया गया था, ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से बना था और इसका अर्थ क्या हुआ था कि सभी जगह, यानी एवरीवेयर। तो ये हमने क्या कहा कि ये पेंटाथॉनिक एसिड है और ये किससे लिया गया था ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया था। इसका जो है, इसका जो ग्रीक भाषा से किस शब्द से लिया गया था, पेंथोस। पेंथोस, पेंथोस। और इसका जो है, इसका अर्थ होता है कि सभी जगह, सभी जगह। इसका अर्थ क्या हो गया, एवरीवेयर। ठीक, इसे क्या होता है, इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन बोलते हैं। और ये B5 हमने क्या देखा था, क्या विटामिन B5 जो है वो जल में घुलनशील है। हाँ, ये जल में क्या होता है कि ये जल में घुलनशील होता है। हमने क्या देखा कि जितने भी विटामिन हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जल में घुलनशील होता है। ठीक, घुलनशील। और क्या देखा था कि ये अम्ल, क्षार, ताप और क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसमें नष्ट हो जाते हैं, अम्ल, मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस पर जो है अम्ल, क्षार, ताप और सूर्य के प्रकाश का इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, या ये उसमें क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसमें, अम्ल, क्षार, ताप, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, और हमने क्या देखा था कि इसका स्वाद कैसा होता है, विटामिन B5 का। विटामिन B5 का स्वाद कैसा होता है, B5 का स्वाद जो है कैसा होता है, कसैला होता है। कैसा होता है, कसैला। ठीक, B5 का स्वाद जो होता है और कसैला होता है। और ये गहरे किस कलर का होता है, गाढ़े पीले रंग का, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा।
तो हमने क्या देखा था कि पेंटाथॉनिक एसिड, देखिए हमने एक ही जगह पे काफ़ी चीज़ें समझ ली है हम लोग ने कि पेंटाथॉनिक एसिड जो होता है इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन के नाम से जानते हैं। ये ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? पेंथोस से लिया गया है। पेंथोस का अर्थ होता है एवरीवेयर, जिसका अर्थ होता है सभी जगह। और ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। इस पे जो है अम्ल क्षार ताप और सूर्य का प्रकाश का जो होता है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और विटामिन B5 जो होते हैं इसका ये जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? ये कसैला होता है। और ये क्या कैसा होता है? यह गहरे पीले रंग का और कैसा पदार्थ है? चिपचिपा पदार्थ है। ठीक, तो हमने इतना देखा था। ये क्या होता है? इसमें जो होता है B5 में त्वचा के रोग को ठीक करने की क्षमता होती है। ये क्या होता है कि इससे B5 से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक, और B5 से क्या होते हैं? त्वचा के रोग में त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने B5 के बारे में पढ़ा था, इसके कार्य के बारे में पढ़ा था। इसकी कार्य क्या है और ये क्या होता है? ये हार्मोन के संश्लेषण में काम करता है। तो इस मतलब और क्या होता है? ये एड्रीनोकार्टिकल हार्मोन के और कोलेस्ट्रॉल के बनने में सहायक होता है। यानी ये ACH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनोकार्टिकल हार्मोन। ठीक, ये क्या होते हैं कि इसके और हार्मोन के बनने में सहायक होते हैं। ठीक, के बनने में सहायक होते हैं। और हमने क्या देखा था कि इसकी कमी से क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि पैरों में होती है, पैरों के तलवे में जो होती है वो क्या होती है? पैरों के तलवे में जलन होती है और तलवा जो होता है वो गर्म रहता है। तो इस तरीके से हमने B5 को पूरा समझा था, इसके स्रोत के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? B6 के बारे में। ठीक, हम लोग B6 को देखते हैं कि इसका क्या नाम होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाता है पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। ये क्या है? ठीक, तो इसका जो है विटामिन B6 का क्या नाम है? रासायनिक पायरिडॉक्सिन। ठीक, ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। देखिए B5 में कुक्कुट था ना, लेकिन इसमें क्या है? इसमें बोलते हैं कि ये रैट जो होता है एंटीडर्मेटिस विटामिन कहलाता है। क्या होता है? ये रैट एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन कहलाता है। डर्मेटाइटिस विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है? रैट एंटीडर्मेटाइटिस। ये क्या होता है? इसलिए बोला गया था क्योंकि ये जो होता है इसके चूहों पर, सबसे पहले चूहों को त्वचा संबंधी रोग होने पर इसे ठीक किया गया था। जो चूहों पर जो त्वचा संबंधी रोग हुआ था, इस B6 से उसको ठीक किया गया था। ठीक, चूहों को त्वचा संबंधी रोग को ठीक किया जाता है। और क्या होते हैं कि विटामिन B6 क्या होते हैं? इसको किस नाम से जाना हम लोगों ने? पायरिडॉक्सिन के। ठीक, और इसे क्या और बोलते हैं? रैट एंटी विटामिन ये कहलाता है। चूहों में जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं उससे ये ठीक हो जाता है। B6 जो होता है, B6 से ये सर्वप्रथम उससे ठीक हुआ था। और क्या ये किस में घुलनशील होते हैं? क्या ये जल में घुलनशील होते हैं? घुलनशील। तो हमने क्या देखा था कि ये जल में क्या होते हैं? जल में और एल्कोहल में, जल में एल्कोहल में। ठीक, एल्कोहल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन क्या होता है? जब सूर्य की किरणें पड़ने पर, सूर्य की किरणें
किरणें जब B6 पर पड़ती हैं, B6 पर पड़ने पर यह नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये B6 के बारे में हमने क्या देखा कि ये जो होता है घुलनशील किस में होता है, जल में और या एल्कोहल में जो होता है। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने विपिन बारे में देखा था वो जल में घुलनशील था, लेकिन ये जो है ये जल में और एल्कोहल में दोनों में घुलनशील है, लेकिन सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और क्या होता है कि विटामिन B6 जो होते हैं वह कितने 3 रूपों में इसको देखा जाता है। कितने B6 को हम कितने रूप में देखते हैं, 3 रूप में। एक पैराडॉक्सिन होता है, दूसरा पैराडॉक्साल होता है, तीसरा होता है पैराडॉक्सामाइन होता है। B6 को तो B6 को कितने रूपों में देखा जाता है, ये 3 रूपों में देखा जाता है। कौन कौन से? पहला है पैराडॉक्सिन, ठीक। दूसरा क्या है कि पैराडॉक्साल, तीसरा क्या है पैराडॉक्सामाइन। तो ये इतने रूपों में देखा गया। कैसा, कब कब? पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्साल, पैराडॉक्सामाइन। तो ये 3 रूपों में देखा गया। हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पैराडॉक्सिन और दूसरा है पैराडॉक्साल। पैराडॉक्साल और तीसरा है ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि B6 को कितने रूपों में देखा गया, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्साल और पैराडॉक्सामाइन। क्या? पैराडॉक्सामाइन। तो ये 3 रूपों में देखा गया। आगे देखते हैं, ये जो पैराडॉक्साल जो होता है ये किस ग्रुप का होता है, मतलब ये दोनों जो होते हैं ये अलग अलग ग्रुप के होते हैं। ठीक, ये पैराडॉक्सिन जो है ये तो इसका B6 का रासायनिक नाम है ना, लेकिन ये दोनों जो हुए ये अलग अलग ग्रुप के होते हैं। तो ये किस ग्रुप के होते हैं? पैराडॉक्साल जो होता है ये किस ग्रुप के होते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का। और ये पैराडॉक्सामाइन किस ग्रुप का होता है? ये एमीन ग्रुप का, एमीन ग्रुप का। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया और ये किस ग्रुप का हुआ? एमीन ग्रुप का हुआ। तो कि ये देखिए ये पैराडॉक्सामाइन जो होता है ये एमीन ग्रुप का हुआ, लेकिन ये जो पैराडॉक्साल होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। ठीक, आगे देखते हैं B6 जो होता है इसका सक्रिय रूप। तो ये जो होता है पैराडॉक्सामाइन ये किस ग्रुप का था? ये एल्डिहाइड ग्रुप का था। और ये पैराडॉक्साल जो है किस ग्रुप का था? एल्डिहाइड ग्रुप का। और पैराडॉक्सामाइन जो होता है ये एमीन ग्रुप का था। आगे देखते हैं कि B6 का सक्रिय रूप। तो इसके 3 रूपों, कितने रूप हुए? 3 रूप हुए, पैराडॉक्सिन, ठीक, पैराडॉक्साल और पैराडॉक्सामाइन। ठीक, एक एल्डिहाइड ग्रुप का और तीसरा जो है वो एमीन ग्रुप का। B6 का सक्रिय रूप देखते हैं। ये B6 का सक्रिय रूप क्या है? क्या होता है कि पैराडॉक्साल फास्फेट होता है।
B6 का सक्रिय रूप पैराडॉक्साल फास्फेट होता है। तो B6 का सक्रिय रूप क्या हो गया? पैराडॉक्साल फास्फेट होता है। ठीक, तो ये मतलब जैसे हमने सबका सक्रिय रूप पढ़ा है तो B6 का सक्रिय रूप पैराडॉक्साल फास्फेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसके कार्य, B6 के कार्य क्या होते हैं। B6 के कार्य क्या होते हैं इसको देखते हैं। ये क्या होता है? चूहों में इसको सबसे पहले चूहों में त्वचा संबंधी रोग होने पर इसको ठीक किया गया था। ठीक है, कि मतलब चूहों में त्वचा संबंधी रोग मतलब ठीक करने के लिए इसका मदद लिया गया था या इसका यूज़ किया गया था। आगे देखते हैं कि ये मानव के लिए भी ज़रूरी होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चूहों के लिए था, तो ये मानव के लिए भी ज़रूरी होता है। किसके लिए? मानव के लिए। और क्या करता है कि आरबीसी बनाने की प्रक्रिया में ये मदद करता है। अभी तक हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं काफ़ी चीज़ें जो है ब्लड से संबंधित है ना, तो ये क्या करता है कि आरबीसी जो होता है ये आरबीसी को बनाने में जो आरबीसी को बनाने की प्रक्रिया में आरबीसी को क्या होता है कि ये आरबीसी को बनाने की प्रक्रिया में इनको नियंत्रित करता है कि नियंत्रित करता है। ये हमारे क्या करता है कि यह हमारे हीमोग्लोबिन यह हमारे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ को क्या करता है? तैयार करने में, और एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में मदद करता है। तैयार करने में मदद करता है। अब ये देखिए ट्रिप्टोफेन जो है ये क्या है? ट्रिप्टोफेन ये क्या है? अनावश्यक। हमने 2 एमिनो एसिड पढ़े थे ना, एक आवश्यक, दूसरा क्या होता है? अनावश्यक। तो ट्रिप्टोफेन क्या है? अनावश्यक अमीनो एसिड। अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक, ट्रिप्टोफेन को क्या करता है? को नियासिन बदलने में मदद करता है। बदलने में मदद करता है। तो हमने क्या देखा कि यह हमारे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में मदद करता है। और क्या करता है? ट्रिप्टोफेन जो होता है ये क्या होता है? ये अनावश्यक अमीनो एसिड है। तो हमने 2 प्रकार के अमीनो एसिड पढ़े थे, एक आवश्यक, दूसरा क्या होता है? अनावश्यक। तो अनावश्यक अमीनो एसिड को क्या करता है? नियासिन में बदलने में मदद करता है। ठीक, और आगे देखते हैं ये क्या करता है? वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। जैसा कि ये कॉमन है, ये सब में हम लोग देख रहे हैं, वृद्धि और विकास में सहायक है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा कि ट्रिप्टोफेन जो होता है यह नियासिन को बदलने में मदद करता है, एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफेन जो है यह नियासिन की मात्रा को, जो नियासिन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, तो कार्य में हम लोगों ने देखा कि ये चूहों के लिए सबसे पहले, मतलब चूहों के त्वचा के लिए ये
सबसे पहले ये शुरू किया गया था या इसको खोजा गया था या उसके लिए ज़रूरी है त्वचा संबंधी रोग के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि आरबीसी को बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तीसरा है कि यह हमारे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में मदद करता है। कौन? B6 क्या करता है? हमारे हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या है? हिम क्या है? ये आयरन है और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये इन चीज़ों से मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। ठीक, तो ये हमारे हीमोग्लोबिन और किसको? एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में कौन मदद करता है? B6। ठीक, और ट्रिप्टोफेन जो कि आवश्यक अमीनो एसिड है को नियासिन में बदलने में ये मदद करता है। अगर यही B6 नहीं होगा तो क्या ये ट्रिप्टोफेन जो होता है ये नियासिन में बदल जाएगा? नहीं। और किसमें? वृद्धि और विकास में क्या होता है? सहायक है। और कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कि नियासिन जो होता है, नियासिन को मतलब ये जो होता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नियासिन की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ये क्या करता है। यह ऐसा विटामिन है कि क्या करता है? जो पहले देखिए ये जो होता है ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। रूप में कार्य करता है। और क्या करता है कि वसा के संश्लेषण में भी ये क्या करता है? भूमिका निभाता है। वसा के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। यह ऐसा विटामिन है कि जो मतलब B6 जो होता है वह अमीनो एसिड के चयापचय में भी मदद करता है। B6 क्या करता है कि B6 अमीनो एसिड के चयापचय में मदद करता है। ठीक है, और क्या है कि हमने क्या देखा कि यह कोएंजाइम जिसे एंजाइम बोलते हैं, कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। और क्या करता है? वसा के संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है। B6 जो होता है वह अमीनो एसिड के चयापचय में क्या करता है? मदद करता है। वसा के संश्लेषण में हमने देखा। फिर क्या होता है? फॉलिक एसिड के उपापचय और फॉलिक एसिड के उपापचय और फॉलिक एसिड के उपापचय फॉलिक एसिड के उपापचय में क्या करता है? में ये क्या करता है? फॉलिक एसिड के उपापचय में कोएंजाइम के तौर पर कार्य करता है। तो हमने देखा कार्य जो है ये मानव के लिए भी है। आरबीसी को बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह हमारे लिए हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ का जो नियंत्रित करता है। ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। और क्या करता है? वसा के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। B6 होता है अमीनो एसिड के चयापचय में कार्य करता है और चयापचय में मदद करता है। फॉलिक एसिड के उपापचय में कोएंजाइम के तौर पर ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं कि ये क्या करता है कि हिस्टिडीन को हिस्टामीन में बदलता है। किसमें? हिस्टिडीन को हिस्टामीन में बदलता है। और क्या करता है कि टायरिसिन को टायरामाइन में बदलता है। ठीक, हिस्टिडीन को
मीन में बदलता है। ठीक, ये क्या करता है, हिस्टिडीन को हिस्टामीन में बदलता है और टायरोसिन को टायरामीन में बदलता है। टायरोसिन को क्या करता है, टायरामीन में बदलता है। क्या करता है, हिस्टिडीन को हिस्टामीन में बदलता है और टायरोसिन को क्या करता है, टायरामीन में बदलता है। ठीक, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हिस्टिडीन है और टायरोसिन है, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है। क्या हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना, हिस्टिडीन और टायरोसिन। ठीक, और आगे देखते हैं कि ये इतने कार्य हो गए। विटामिन B6 जो होता है हमारे शरीर में, हमने देखा कि ये क्या करते हैं, कोएंजाइम के तौर पर कार्य करते हैं, या सह एंजाइम कोएंजाइम के तौर पर क्या करते हैं, विटामिन B6 कार्य करते हैं। तो इसका अगर मतलब हम लोगों ने इसका सक्रिय रूप क्या देखा, सक्रिय रूप देखा B6 का, पैराडॉक्साल। B6 जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया, इसके कितने रूप थे, 3 थे। कौन कौन से थे, एक पायरिडॉक्सिन था, दूसरा पैराडॉक्साल था। हमने अभी तो देखा था कि B6 के कितने रूप थे, 3 रूप थे ना, 3 रूप थे। पहला क्या था, पैराडॉक्सिन, डॉक्सिन, और क्या था दूसरा, पैराडॉक्साल, और क्या था, पैराडॉक्सामाइन, डॉक्सामाइन, यही था ना। और हमने क्या देखा था, डॉक्सामाइन। इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें जो होते हैं ये तो जान लीजिए कि इसका तो रासायनिक नाम है, लेकिन इसके जो होते हैं ये 2 ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप के होते हैं। ये किस ग्रुप के थे, ये जो पैराडॉक्साल था ये किस ग्रुप का था, एल्डिहाइड ग्रुप का था। और पैराडॉक्सामाइन जो होता है ये एमीन ग्रुप का था। किस ग्रुप का, एमीन ग्रुप का। अब आगे देखते हैं कि हमने इतना देखा, अब आगे देखते हैं कि B6 जो होता है, अब B6 के हमने कार्य देखे, इसका सक्रिय रूप देखा, इसके कितने मुख्य रूप जो होते हैं उसको देखा। अब आगे देखते हैं कि इसके जो होती है B6 की कमी से क्या होता है। B6 की कमी से, B6 की कमी से क्या होगा कि इसमें वसा का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। कोएंजाइम की तरह जो भी इसके कार्य थे वो नहीं हो पाएगा। जो भी ये कार्य कर रहा था, अभी तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जब B6 की कमी होगी तो क्या वो कार्य होंगे, नहीं। तो B6 की कमी से क्या होगा कि जो भी इसके कार्य रहेंगे वो नहीं होगा। क्या होगा कि जो ये मतलब वसा का संश्लेषण नहीं होगा, वसा का संश्लेषण नहीं होगा। और क्या होगा, ये कोएंजाइम की तरह कार्य नहीं करेगा। कोएंजाइम जो होता है कोएंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। क्या होगा कि ये कोएंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। और B6 की कमी होने पर देखिए, मतलब B6, B12 ये सब की कमी से क्या होता है, एक एनीमिया होता है ना। तो B6 की कमी होने पर, क्योंकि हमने बताया कि ये जो होते हैं ये सारे जो होते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये कोई एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी, वसा का संश्लेषण नहीं होगा। और क्या होगा कि एनीमिया ना, कौन सा, B6 की कमी होने पर, कमी होने पर क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। इस एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी का साइज कैसा होगा,
कि यहीं से देखिए, यही इम्पॉर्टेंट है इसका मेन, कि B6 की कमी होने से क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ठीक, तो ये इस एनीमिया की कमी होने से क्या होगा कि RBC का जो होता है वह आकार क्या होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो RBC का आकार जो हो जाता है वह छोटा होता है। इस एनीमिया के होने पर क्या होता है, RBCs का आकार, हमने क्या देखा था कि RBC जो है, RBC का निर्माण कहाँ होता है, इसको हमने बताया भी है कि RBC का निर्माण हमारे मतलब मानव शरीर के अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है ना। तो ये क्या देखा कि B6 की कमी से कौन सा एनीमिया हो रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। ठीक, इस एनीमिया के होने पर RBC का आकार कैसा होगा, RBC का आकार जो होता है वह छोटा हो जाता है। और क्या देखते हैं कि B6 की कमी होने पर, B6 की कमी से क्या होता है, एक्रोडीनिया, ठीक, एक्रोडेनिया ये क्या है कि एक्रोडेनिया क्या है, एक त्वचा संबंधी रोग है ना। तो इसको लिख लीजिए यहीं पर, त्वचा संबंधी, एक्रोडेनिया त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग है। इसमें ये जब जो है एक्रोडेनिया होता है, B6 की कमी होगी, तो जब एक्रोनिया होगा तो क्या होगा कि त्वचा संबंधी ये रोग है, तो इसमें त्वचा कैसी होगी, त्वचा क्या होती है, गुलाबी रंग की हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो त्वचा संबंधी रोग है, इसमें त्वचा पिंक कलर की, ठीक, पिंक कलर या गुलाबी, ठीक, गुलाबी हो जाती है। और त्वचा क्या होती है, त्वचा बेजान हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, और क्या होगा कि सूजन आ जाएगा त्वचा में, और क्या होगा, दर्द होगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि B6 की कमी से एक्रोडीनिया में क्या होगा, त्वचा संबंधी रोग है, इसमें त्वचा जो होती है तो ये त्वचा संबंधी रोग जो होता है ये होता है, और इसमें त्वचा कैसी होती है, गुलाबी रंग की हो जाती है। ठीक, आप लोग अगर इसे इसका फिगर देखना चाहें तो आप लोग गूगल पे इसको डाल के देख सकते हैं कि एक्रोडीनिया में उसमें पूरा फिगर में रहता है कि त्वचा जो होती है उसमें पिंक कलर की हो जाती है। ठीक, और क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द रहेगा B6 कमी से, मांसपेशियों में दर्द, भूख नहीं लगेगी, और क्या होता है, वजन घट जाएगा, भूख नहीं लगेगी, वजन घट जाएगा। तो इस तरीके से B6 की कमी के बारे में हमने देखा कि B6 की कमी से क्या क्या होते हैं, B6 कमी से जितने भी इसके कार्य हो रहे हैं वो सब क्या होते हैं, बाधित हो जाएंगे। ठीक, और क्या होगा कि इसमें वसा का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि B6 से क्या करता है, वसा के संश्लेषण में मदद करता है ना, यह कोएंजाइम की तरह B6 कार्य करता है। तो जब B6 कमी होगी तो क्या होगा, कोएंजाइम की तरह कार्य नहीं करेगा। B6 कमी होने पर क्या होगा कि जब ये RBC वगैरह ब्लड वगैरह में ये हेल्प करता है, तो क्या करता है कि B6 कमी होने पर कौन सी एनीमिया हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इसमें क्या होता है, RBC का आकार कैसा होता है, इसमें जो होता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में RBC का आकार जो होता है वह सूक्ष्म हो जाता है या छोटा हो जाता है। और हमने क्या देखा, B6 कमी से एक्रोडीनिया रोग होता है। क्या होता है, एक्रोडीनिया, ये कैसा रोग है, एक्रोडीनिया जो होता है यह त्वचा संबंधी रोग है, और इसमें त्वचा कैसी हो जाती है, पिंकिश कलर की हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी, गुलाबी रंग की हो जाएगी, और क्या होगा कि त्वचा रूखी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, उसमें जो होता है त्वचा में जो होता सूजन हो जाएगा, दर्द होगा,
होगा, तो ये सब चीज़ होगा। और क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द होता है। और क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, वजन घटने लगेगा। तो ये सब चीज़ें B6 की कमी से होती हैं। आगे देखते हैं B6 के स्रोत, कि B6 की प्राप्ति कहाँ से होती है। B6 की प्राप्ति, अब ये B6 की प्राप्ति कहाँ होती है, कि गेहूं का चोकर मछली, मांस, गेहूं का चोकर, मछली, मांस, खमीर, चना दाल, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये B6 के स्रोत हैं। आगे देखते हैं इसका अवशोषण कहाँ होता है। इसका अवशोषण कहाँ होगा, ये छोटी आंत के क्या होता है, छोटी आंत के जेजुनम में होता है। जेजुनम क्या होता है, छोटी आंत का एक पार्ट होता है, या छोटी आंत का ही एक भाग है जेजुनम। तो यहाँ वो क्या होता है, उसका अवशोषण वहीं होता है, किसका, B6 का। B6 का अवशोषण छोटी आंत के जेजुनम में होता है। और क्या देखते हैं कि B6 जो होता है ये 8 सप्ताह से 2 माह तक स्टोर होता है। मतलब जितनी इसको ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को जितनी मतलब ज़रूरत होती है, तो B6 क्या होता है कि वो 8 सप्ताह से 2 माह तक क्या होता है कि वो 8 सप्ताह से 2 माह तक हमारे शरीर में जितनी ज़रूरत होती है उतना स्टोर होता है। बाकी क्या होता है कि ये जल में घुल कर क्या होता है, मूत्र के साथ क्या होता है, विसर्जित हो जाता है, या मूत्र के साथ बाहर हो जाता है। तो छोटी आंत में कहाँ होता है इसका अवशोषण, छोटी आंत के जेजुनम में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने B6 का पूरा डिटेल में पढ़ा, B6 क्या होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि B6 पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे B7। क्या पढ़ेंगे, B7 भी बहुत छोटा है। उसके बाद B9, फिर B12 पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आज हम लोग का कंप्लीट होता है।